चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। मुंबई में मानसून की दस्तक, कई इलाकों में भारी बारिश, हाई टाइड का अलर्ट जारी। किसान नेता राकेश टिकैत आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, किसान आंदोलन के लिए मांग सकते हैं समर्थन। LAC पर फिर देखी गई हलचल, लद्दाख में चीनी वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास तो भारत ने तैनात किए राफेल विमान। और देश में एक बार फिर से 1 लाख से कम कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 92,719 नए केस तो 2,222 की गई जान। एक दिन में 1,62,000 से ज्यादा लोग भी हुए ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका ANB न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ी ठगी का खुलासा किया है। उत्तराखंड STF ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ठगी मात्र 4 महीने के अंतराल में की गई। चीन की स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप से ठगी को अंजाम दिया गया। देश के करीब 50 लाख लोगों की ओर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। इस ठगी में 15 दिन में पैसा दोगुने करने के लिए पहले लोगों से पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाता था, जिसके बाद उनसे 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता। पूरे मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि जब हरिद्वार निवासी ने पुलिस में सूचना दी कि एक पावर बैंक ऐप से पैसे ने दोगुने करने के लिए 2 बार क्रमशः 93,000 और 72,000 रुपए जमा किए गए, जिसने 15 दिन में डबल होने के लिए कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं होने पर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। जांच में पाया गया कि तमाम धनराशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। जब वित्तीय लेन देन का अध्ययन किया गया तो पुलिस के हाथ 250 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई। उत्तराखंड के STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में एक बड़ी बात सामने आई है कि ठगी करने वाले विदेशी निवेशकों की ओर से भारत के बिजनेसमैन को कमीशन का लालच देकर एक ऐप के जरिए लोगों को लोन देने की बात करते थे। बाद में इसमें बदलाव कर लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर पैसे निवेश किए जाने लगा। पैसा एक ही खाते में डलवाकर भारत के लोगों के खातों में डलवाया गया। शुरुआत में कुछ लोगों का पैसा वापस भी दिया गया। फिलहाल इस मामले में अब जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई है।
मायानगरी मुंबई में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज मानसून पहुंच गया। सुबह से यहां बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून को मुंबई में बुधवार को दस्तक देने की संभावना जताई थी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक शुभांगी भूटे ने बताया कि मंगलवार सुबह मुंबई शहर में बारिश हुई, लेकिन ये मानसून से पहले की बारिश थी। मानसून की मौजूदा अनुकूल परिस्थितियों की वजह से मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर जर्जर इमारतों को खाली कराने का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में भी प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, शाहजहांपुर, मंदसौर, देवास, सागर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह तक यहां भी मानसून पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आई हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर आज प्री मॉनसून की दस्तक के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव दिखाई दिया। हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने इस बात का अंदेशा जताया था कि जल्द ही मुंबई वासी बारिश से दो चार हो सकते हैं, और वही हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। आज मुंबई में बारिश के बाद से लगातार यातायात पर भी प्रभाव पड़ा। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद से जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आए। कई सड़कों पर जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश और बिहार में भी प्री मॉनसून बहुत जल्द दस्तक दे सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जिनमें दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र भी शामिल है, वहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आई हैं देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर प्री मॉनसून बारिश के बाद लगातार लोग बारिश से दो चार हो रहे हैं। बारिश से पूरा शहर जो है प्रभावित हो रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुरारी सिंह मौजूद हैं। मुरारी जी, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार बारिश की खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें हमारे सामने मौजूद भी हैं, क्या कुछ और खबर दी है मौसम विभाग की तरफ से? क्या कुछ औपचारिक घोषणा की गई है? अजय, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 12 जून तक जो है इसी तरीके से रुक रुक कर बरसात होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के आदेश के बाद मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने उन तमाम समुद्री किनारों से लोगों को हटाया जा चुका है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो मलबार हिल्स इलाका है वहां थोड़ी सी राहत है, बारिश का पानी नहीं जमा हो पा रहा है। लेकिन अगर दादर की बात करें, हिंद माता की बात करें, कुलाबा की बात करें, तो यहाँ की जो रोडें हैं वो कहीं ना कहीं अब नदी में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि सुबह से ही लगातार जो है कि बरसात हो रही है। जी मुरारी सिंह जी, ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि जो जर्जर इमारतें हैं या जो पुराने भवन हैं वहां से दूर हटा दिया जाए और बहुत बड़ी आबादी को जो है तटीय इलाकों से महफूज जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। तो क्या आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बरसात जो है भारी मात्रा में जो है हो सकती है। लेवल 5 तक जो है कि बारिश का अनुमान आंका गया है। अगर जर्जर इमारतों की करें तो हर साल मुंबई में इमारत गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत होती है, और इस बारिश में जो है कि तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। और यही वजह है कि मौसम विभाग उन जर्जर इमारत, पुरानी इमारतों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के लिए मनपा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोशिश भी की जा रही है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बरसात से सबसे ज्यादा दिक्कत उन इलाकों में हो रही है जिनमें श्रम के इलाके हैं, जहां पर पानी सबसे ज्यादा जमा हो रहा है। कोविड का ऐसे में पेशेंट है, कोविड सेंटर है, लोग टीकाकरण के लिए लोगों का आना जाना हो रहा है, तो रास्तों पर भीड़। बरसात जो है कहीं न कहीं गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन बाकी चीजों के लिए आफत बनी हुई है। जी मुरारी जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मुंबई में बहुत सारी आबादी जो है वो झुग्गियों में रहती है, बस्तियों में रहती है, और धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में शुमार भी की जाती है, तो ऐसी बस्तियों के लिए, ऐसी आबादियों के लिए क्या कुछ मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है?
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक मूसलाधार बरसात हो सकती है, जल प्रभावित इलाके हो सकते हैं और इन्हें लेकर के बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं अब रोडों पर उतर चुके हैं, ताकि जहां पर जल जमाव होता है उसे जल्द से जल्द खाली किया जाए। अगर कोई आपदा होती है, कोई घटना घटती है तो वहां पर तत्काल जो है राहत पहुंचाया जाए। इन चीजों को लेकर के मुंबई पुलिस। मुरारी सिंह जी, मुंबई से इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर BLO की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई-रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। BLO जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली जी, मुझे BP है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं BLO जब जा रहे हैं। तो 2 दिन BLO जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड BLO एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए, उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी। तो 2 राउंड BLO जो है वो घर घर जाके ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां वार्ड नहीं है, तो उनको भी मान लिया जाए तो मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी खत्म हो जाते, लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो इसी, मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। समस्या ये भी आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कल हम नवजीवन कैंप में गए तो वहाँ लोग ये बता रहे हैं कि ऐसी अफवाह फैली है कि टीका लगवाने के बाद सांस फूलती है और लोग मर जाते हैं। तो इसको कैसे काउंटर? इसे हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की, आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ। हम सबकी आपस में, जैसे आज इतने सारे लोग जब लगवा के जाएंगे तो पड़ोसियों को बताएंगे देख मैं लगवा के आई थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, ये तो जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कोरोना संकट के बीच नागपुर की एक सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया। लोगों ने बताया कि यहां जमकर मनमानी चल रही है, कोई मास्क नहीं लगा रहा और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। नियमों का तो पालन करना चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अभी तक गई नहीं और लोग अगर मानेंगे नहीं फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसीलिए इससे लोगों को अपने को बताना ही है कि लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का वापर करना चाहिए। मार्केट में दिख रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा साहब, समझिए कि नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत रश हो रहा है, 2 दिन नहीं हुए लॉकडाउन खुला नहीं, लोगों ने अभी रश करना चालू कर दिया, तो इससे क्या बीमारी बढ़ जाएगी और पेशेंट भी बढ़ जाएगी। ना इलाज से अपने को लॉकडाउन निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ कोई कहने वाला नहीं है ना, यहाँ कोई ऐसा यानी पुलिस का बंदोबस्त है, सिक्योरिटी एनएमसी के आदमी कोई भी नहीं है ना यहाँ पर। यह अपनी सब मनमानी चल रही है। आप देख रहे हो कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या है, प्रशासन ने एनएमसी ने कुछ ना कुछ करने को होना। अगर हम लोगों ने पालन किया है तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं। इसमें प्रशासन कहाँ देखेंगे? आप लोग प्रशासन को गाली बकते हैं, मैं प्रशासन के खिलाफ लोगों अपने को अपनी कुछ जवाबदारी है। प्रशासन कहाँ देखेगा? हर गली मोहल्ले में तो पुलिस नहीं रख सकती। अगर अपने ये किए, अपनी जवाबदारी अपने निभाए तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये फिर बढ़ते जाएंगे। लोग लॉकडाउन करने के बाद में भी प्रशासन को गाली बकते हैं और नहीं कर तो भी उनको गाली बकते हैं। इसके जवाब हम ही लोग हैं ना, थोड़ा बहुत हमारी जवाबदारी है, प्रशासन की तो है ही सही। लेकिन फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में करीब 1 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें प्रशासन ने दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आउटडोर मार्केट, शॉपिंग एरियाज और तमाम तरह की स्टैंड अलोन दुकानों को अब बारी बारी वैकल्पिक सप्ताह के दिनों में खोलने की परमिशन दी गई है।
हालांकि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि वीकेंड्स कर्फ्यू शुक्रवार रात को 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ इन हाउस गेस्ट और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। रेड के रूप में वर्गीकृत 5 जिलों में सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। अनलॉक स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है वो सीटिंग कैपेसिटी 50% ऑफ द टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल है। मान लो अगर किसी गाड़ी में 32 की सीटिंग कैपेसिटी है तो उसमें जो अलाउड पैसेंजर्स हैं वो 16 ही हैं। अगर 10 की सीटिंग कैपेसिटी है तो अलाउड पैसेंजर्स 5 ही होंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो ये कोविड जो हमारा कोविड की सेकंड वेव है ये काफ़ी ज़ोर पे है। इसको कंटेन करने के लिए इन सभी SOPs का पालन करने का जो है वो गाइडलाइंस निकली हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा या पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करेगा तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशानी रही हमें, तो अब थोड़ा अनलॉक हो जो हो रहा है तो हमें चलो 50% से जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हदायत दी है 50% सीट कैपेसिटी के साथ वो वैसे ही चल रहे हैं और बाकी SOPs का फॉलो। उत्तराखंड सरकार ने व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस दौरान रुड़की व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। सरकार के द्वारा अगर पूरी छूट दी गई तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी और अगर लॉकडाउन को धीरे धीरे सरकार खोलती है तो ये सही है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना भी अभी जरूरी है। रुड़की व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने बताया कि जो बाजार खुलने का समय है वो गाइडलाइन समय के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है और उसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। पहल है, इसमें व्यापारी थोड़ा सा संतुष्ट हुआ ही है दुकानदार, क्योंकि जितनी ज़्यादा सहूलियत अगर दे दी जाएगी तो फिर वही कहना सकता कि कोविड में दिक्कत होगी, मरीज बढ़ेंगे। इससे थोड़ा करके मरीज खत्म होंगे और दुकानें खुलेंगी, अपना दोनों तरफ से ही काम चलेगा। आज कितनी देर तक बाजार खुलेगा? आज 1 बजे तक का टाइम आया था गाइडलाइन में और 1 बजे तक बाजार खुलेगा। उसके बाद कल शायद एक गाइडलाइन आने वाली है सरकार की तरफ से, देखते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमपी में सीएम बदलने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी अस्थिरता नहीं है। भाजपा सरकार अस्थायी रूप से काम कर रही है। यहां बीजेपी की बहुमत है। बीजेपी ही तय करेगी कि सीएम कौन होगा। पार्टी ने शिवराज सिंह का नाम तय किया तो वो ही सीएम है। कांग्रेस तो भाजपा के सीएम का नाम तक तय नहीं कर सकती। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों एमपी के दौरे पर हैं। तोमर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ग्वालियर में ये बात कही। कोई भी अस्थिरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है।
कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, तुरंत लौटते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग से पहले टिकैत ने ममता के साथ अपनी बातचीत के एजेंडे के बारे में बताया। टिकैत ने कहा कि मैं करीब 3 बजे ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगा। यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं इनसे मिलेंगे और बंगाल में किसानों का क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और इशू एमएसपी यहाँ पे नहीं मिलती, उसके लिए भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखे यहाँ से। यहाँ का जो वेजिटेबल्स का किसान है उसका कैसे हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से उनकी वेजिटेबल्स के दाम उनके मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कई स्टेट में ये हैं कि वहाँ हर महीने एक मीटिंग अधिकारियों के डीएम के साथ में होती है और वहाँ के जो फार्मर्स है उनकी मीटिंग होती है। तो यहाँ पे भी वो मीटिंगें शुरू हों। तो ये कई मामलों पे मुख्यमंत्री जी होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स में आप लोग इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग लगातार धरने में बैठ रहे हैं। अब क्या बंगाल को भी आप लोग, बंगाल में भी क्या इस तरह से कोई शुरुआत करने की सोच रहे हैं ममता दीदी के साथ बातचीत करने के बाद? बातचीत होगी, यहाँ के किसानों के उसमें बातचीत होगी। यहाँ से जो 3 कानून हैं उनके लिए इनसे कहेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। चिट्ठी पहले शायद उन्होंने लिखी तो उसका रिमाइंडर भेजें। तो इन कानूनों से किसानों को नुकसान है, एमएसपी पे कानून बने, ये गारंटी भारत सरकार दे। तो यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहादत दिवस के मौके पर क्रांतिकारी किसान संघ पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब से बसों और कारों का एक बड़ा काफिला दिल्ली की ओर बढ़ा। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार काला कृषि अधिनियम को निरस्त नहीं करती, तब तक किसान दिल्ली के पंखों पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं ने साफ कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर और किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से जमीनें छीनकर कॉरपोरेट घरानों को समृद्ध बनाना चाहती है। जथे च 3 ਬੱਸਾਂ लगभग 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 350 ਤੋਂ 500 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
ANB एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ी ठगी का खुलासा किया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ठगी मात्र 4 महीने के अंतराल में की गई। चीन की स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप से ठगी को अंजाम दिया गया। देश के करीब 50 लाख लोगों की ओर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। इस ठगी में 15 दिन में पैसा दोगुने करने के लिए पहले लोगों से पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाता था, जिसके बाद उनसे 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता। पूरे मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि जब हरिद्वार निवासी ने पुलिस में सूचना दी कि एक पावर बैंक ऐप से पैसे ने दोगुने करने के लिए 2 बार क्रमशः 93,000 और 72,000 रुपए जमा किए गए, जिसने 15 दिन में डबल होने के लिए कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं होने पर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। जांच में पाया गया कि तमाम धनराशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। जब वित्तीय लेन देन का अध्ययन किया गया तो पुलिस के हाथ 250 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई। उत्तराखंड के एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में एक बड़ी बात सामने आई है कि ठगी करने वाले विदेशी निवेशकों की ओर से भारत के बिजनेसमैन को कमीशन का लालच देकर एक ऐप के जरिए लोगों को लोन देने की बात करते थे। बाद में इसमें बदलाव कर लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर पैसे निवेश किए जाने लगा। पैसा एक ही खाते में डलवाकर भारत के लोगों के खातों में डलवाया गया। शुरुआत में कुछ लोगों का पैसा वापस भी दिया गया। फिलहाल इस मामले में अब जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई है। मायानगरी मुंबई में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज मानसून पहुंच गया। सुबह से यहां बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून को मुंबई में बुधवार को दस्तक देने की संभावना जताई थी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक शुभांगी भूटे ने बताया कि मंगलवार सुबह मुंबई शहर में बारिश हुई, लेकिन ये मानसून से पहले की बारिश थी। मानसून की मौजूदा अनुकूल परिस्थितियों की वजह से मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर जर्जर इमारतों को खाली कराने का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में भी प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, देवास, सागर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह तक यहां भी मानसून पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आई हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर आज प्री मॉनसून की दस्तक के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव दिखाई दिया। हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने इस बात का अंदेशा जताया था कि जल्द ही मुंबई वासी बारिश से दो चार हो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के
ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कोरोना संकट के बीच नागपुर की एक सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया। लोगों ने बताया कि यहां जमकर मनमानी चल रही है, कोई मास्क नहीं लगा रहा और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। नियमों का तो पालन करना चाहिए क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अभी तक गई नहीं और लोग अगर मानेंगे नहीं फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसीलिए इससे लोगों को अपने को बताना ये है कि लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का वापर करना चाहिए। मार्केट में दिख रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा साहब, समझिए कि नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत रश हो रहा है, 2 दिन नहीं हुए लॉकडाउन खुला नहीं, लोगों ने अभी रश करना चालू कर दिया, तो इससे क्या बीमारी बढ़ जाएगी और पेशेंट भी बढ़ जाएगी। ना इलाज से अपने को लॉकडाउन निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ कोई कहने वाला नहीं है ना, यहाँ कोई ऐसा यानी पुलिस का बंदोबस्त है, सिक्योरिटी एनएमसी के आदमी कोई भी नहीं है ना यहाँ पर। ये अपनी सब मनमानी चल रही है। आप देख रहे हो कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या है, प्रशासन ने एनएमसी ने कुछ ना कुछ करने को होना। अगर हम लोगों ने पालन किया है तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं। इसमें प्रशासन कहाँ देखेगा। आप प्रशासन को गाली बकते हैं, मैं प्रशासन के खिलाफ मैंने सुनी, लोगों अपनी कुछ जवाबदारी है। प्रशासन कहाँ देखेगा। हर गली मोहल्ले में तो पुलिस नहीं रख सकती। अगर अपने ये किए, अपनी जवाबदारी अपने निभाए तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये फिर बढ़ते जाएंगे। लोग लॉकडाउन करने के बाद में भी प्रशासन को गाली बकते हैं और नहीं कर तो भी उनको गाली बकते हैं। इसके जवाब हम ही लोग हैं ना, थोड़ा बहुत हमारी जवाबदारी है, प्रशासन की तो है ही सही। लेकिन फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर बीएलओ की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। बीएलओ जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली, जी मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं बीएलओ जब जा रहे हैं। तो 2 दिन बीएलओ जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड बीएलओ एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए, उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी।
तो 2 राउंड BLO जो है वो घर घर जाके, ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां वार्ड नहीं है, तो उनको भी मान लिया जाए तो मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी खत्म हो जाते, लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो इसी, मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। समस्या ये भी आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कल हम नवजीवन कैंप में गए तो वहाँ लोग ये बता रहे हैं कि ऐसी अफवाह फैली है कि टीका लगवाने के बाद सांस फूलती है और लोग मर जाते हैं। उसको कैसे काउंटर? इसे हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की, आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ। हम सबकी आपस में, जैसे आज इतने सारे लोग जब लगवा के जाएंगे तो पड़ोसियों को बताएंगे देख मैं लगवा के आई थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, ये तो जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में करीब 1 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें प्रशासन ने दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आउटडोर मार्केट, शॉपिंग एरियाज और तमाम तरह की स्टैंड अलोन दुकानों को अब बारी बारी वैकल्पिक सप्ताह के दिनों में खोलने की परमिशन दी गई है। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि वीकेंड्स कर्फ्यू शुक्रवार रात को 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ इन हाउस गेस्ट और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। रेड के रूप में वर्गीकृत 5 जिलों में सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। अनलॉक स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है वो सीटिंग कैपेसिटी 50% ऑफ द टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल है। मान लो अगर किसी गाड़ी में 32 की सीटिंग कैपेसिटी है तो उसमें जो अलाउड पैसेंजर्स हैं वो 16 ही हैं। अगर 10 की सीटिंग कैपेसिटी है तो अलाउड पैसेंजर्स 5 ही होंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो ये कोविड जो हमारा कोविड की सेकंड वेव है ये काफ़ी ज़ोर पे है। इसको कंटेन करने के लिए इन सभी SOPs का पालन करने का जो है वो गाइडलाइंस निकली हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा या पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करेगा तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशानी रही हमें, तो अब थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो जो हो रहा है, तो हमें चलो 50% से जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हदायत दी है 50% सीट कैपेसिटी के साथ वो वैसे ही चल रहे हैं और बाकी SOPs का फॉलो। उत्तराखंड सरकार ने व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस दौरान रुड़की व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। सरकार के द्वारा अगर पूरी छूट दी गई तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर लॉकडाउन को धीरे धीरे सरकार खोलती है तो ये सही है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना भी अभी जरूरी है। रुड़की व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला ने बताया कि जो बाजार खुलने का समय है वो गाइडलाइन समय के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है और उसका सभी लोग पालन करें। पहल है, इसमें व्यापारी थोड़ा सा संतुष्ट हुआ ही है दुकानदार, क्योंकि जितनी ज़्यादा सहूलियत अगर दे दी जाएगी तो फिर वही कहना सकता कि कोविड में दिक्कत होगी, मरीज बढ़ेंगे। इससे थोड़ा थोड़ा करके मरीज खत्म होंगे
और दुकानें खुलेंगी, अपना दोनों तरफ से ही काम चलेगा। आज कितनी देर तक बाजार खुलेगा? आज 1 बजे तक का टाइम आया था गाइडलाइन में, और 1 बजे तक बाजार खुलेगा। उसके बाद कल शायद एक गाइडलाइन आने वाली है सरकार की तरफ से, देखते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमपी में सीएम बदलने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी अस्थिरता नहीं है। भाजपा सरकार अस्थायी रूप से काम कर रही है। यहां बीजेपी की बहुमत है। बीजेपी ही तय करेगी कि सीएम कौन होगा। पार्टी ने शिवराज सिंह का नाम तय किया तो वो ही सीएम है। कांग्रेस तो भाजपा के सीएम का नाम तक तय नहीं कर सकती। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों एमपी के दौरे पर हैं। तोमर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ग्वालियर में ये बात कही। कोई भी अस्थिरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, तुरंत लौटते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते। ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग से पहले टिकैत ने ममता के साथ अपनी बातचीत के एजेंडे के बारे में बताया। टिकैत ने कहा कि मैं करीब 3 बजे ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगा। यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं इनसे मिलेंगे और बंगाल में किसानों का क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और इशू एमएसपी यहाँ पे नहीं मिलती, उसके लिए भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखे यहाँ से। यहाँ का जो वेजिटेबल्स का किसान है उसका कैसे हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से उनकी वेजिटेबल्स के दाम उनके मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कई स्टेट में ये हैं कि वहाँ हर महीने एक मीटिंग अधिकारियों के डीएम के साथ में होती है और वहाँ के जो फार्मर्स है उनकी मीटिंग होती है, तो यहाँ पे भी वो मीटिंगें शुरू हों। ये कई मामलों पे मुख्यमंत्री जी होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स में आप लोग इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग लगातार धरने में बैठ रहे हैं। अब क्या बंगाल को भी आप लोग, बंगाल में भी क्या इस तरह से कोई शुरुआत करने की सोच रहे हैं? ममता दीदी के साथ बातचीत करने के बाद बातचीत होगी, यहाँ के किसानों के उसमें बातचीत होगी। यहाँ से जो 3 कानून हैं उनके लिए इनसे कहेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। चिट्ठी पहले शायद उन्होंने लिखी तो उसका रिमाइंडर भेजें। तो इन कानूनों से किसानों को नुकसान है, एमएसपी पे कानून बने, ये गारंटी भारत सरकार दे। तो यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहादत दिवस के मौके पर क्रांतिकारी किसान संघ पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब से बसों और कारों का एक बड़ा काफिला दिल्ली की ओर बढ़ा। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार काला कृषि अधिनियम को निरस्त नहीं करती तब तक किसान दिल्ली के पंखों पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं ने साफ कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर और किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से जमीनें छीनकर कॉरपोरेट घरानों को समृद्ध बनाना चाहती है। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ
कि जाके देखो कि किनू मिले ਉਹਨੂੰ भी टेस्ट करो और फिर ਜਿਹੜੇ कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है। मुंबई में मानसून की दस्तक, कई इलाकों में भारी बारिश और सड़कें जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल है। हाई टाइड का अलर्ट जारी। किसान नेता राकेश टिकैत आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन के लिए मांग कर सकते हैं। एलएसी पर फिर से दिखी हलचल। लद्दाख में चीनी वायुसेना ने किया युद्ध अभ्यास। भारत ने तैनात किए राफेल विमान। देश में एक बार फिर से 1 लाख से कम केस। देश में 92,719 नए केस, 2,222 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,62,000 लोग ठीक। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज आज की महत्वपूर्ण पर खबर के साथ करेंगे। बता दें किसान नेता राकेश टिकैत कोलकाता दौर पर हैं और ऐसे में आज राकेश टिकैत सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो यहां 3 बजे वो मुलाकात करेंगे और टिकैत बंगाल में संगठन के लोगों से मिलेंगे। और ये भी बताते चलें कि किसानों की बेहतरी के साथ कई मुद्दों पर सीएम से बातचीत करेंगे। 3 कानूनों पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए कहेंगे और ऐसे में खेती और स्वास्थ्य पर आज बातचीत होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल के किसान नीतियों पर सरकार से खुलकर बात करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 12 साल से हर महीने डीसी के साथ बैठक होती है, सारे अधिकारी आते हैं और ऐसे में ये हर जिले में लागू हो। उन्होंने कहा कि ये हर जिले में लागू हो तो यहाँ डीएम को निर्देश दिया जाए कि हर महीने किसानों और यूनियन के लोगों से वहां के मुद्दों पर बैठकर बातचीत करें। यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं इनसे मिलेंगे और बंगाल में किसानों का क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और इशू एमएसपी यहाँ पे नहीं मिलती, उसके लिए भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखे यहाँ से। यहाँ का जो वेजिटेबल्स का किसान है उसका कैसे हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से उनकी वेजिटेबल्स के दाम उनके मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कई स्टेट में ये हैं कि वहाँ हर महीने एक मीटिंग अधिकारियों के डीएम के साथ में होती है और वहाँ के जो फार्मर्स है उनकी मीटिंग होती है। तो यहाँ पे भी वो मीटिंगें शुरू हों। तो ये कई मामलों पे मुख्यमंत्री जी होंगे तो उनसे बातचीत होगी। यहाँ के किसानों के उसमें बातचीत होगी। यहाँ से जो 3 कानून हैं उनके लिए इनसे कहेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। चिट्ठी पहले शायद उन्होंने लिखी तो उसका रिमाइंडर भेजें। तो इन कानूनों से किसानों को नुकसान है, एमएसपी पे कानून बने, ये गारंटी भारत सरकार दे तो यहाँ के किसानों को भी लाभ हो, क्योंकि यहाँ के किसान की एमएसपी पे खरीद नहीं होती, उसको लाभ नहीं मिल सकता। अगर उस पर गारंटीड कानून बन जाएगा, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C2+ फार्मूला है उसके आधार पर हो तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा। आज कितने बजे मिलेंगे आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से? उसमें तो 3 बजे के आसपास का टाइम है। तो जनता को नुकसान हो रहा है तो जनता जब खुश होती है किसी उससे तो उसको वोट दे देती है, जब उससे नाराज होती है तो उसको वोट नहीं देती। तो ये है कि वहाँ पे भी अलग प्रॉब्लम वहाँ पे है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वहाँ की अलग तरह की प्रॉब्लम है। वहाँ की शुगर कैन का फार्मर्स वहाँ पे हैं तो उनका पेमेंट की बड़ी दिक्कत उनको रहती है। तो आज भी करीब 15,000 करोड़ रुपया के आसपास सरकारों पे बकाया है वहाँ की शुगर फैक्ट्रियों पे। वहाँ पे भी खरीद नहीं होती, एमएसपी पे खरीद नहीं होती। वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप हो चुका है।
बिजली पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे सवाल रहेंगे जब चुनाव आएंगे, लीडर गांव में आएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो यहां जल्द शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी का फाइनल डीपीआर यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह को प्राप्त हो गया है और डीपीआर का अध्ययन कर उसे हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उनको यहां साफ तौर पर कहना है कि फाइनल डीपीआर के अनुमोदन के बाद अक्टूबर के लास्ट तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सब्जी मंडी में कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद लोगों की भारी भीड़ देखी गई है, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। बताते चले कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, जबकि साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। तो मतलब कितनी राहत है? लॉकडाउन खुलने से गरीबों की बहुत राहत हो रही है और मंडी चल रहा है, धीरे धीरे गरीबों को सुधार आ रहा है। लोगों में डिस्टेंसिंग कौन दिख रहा है? नहीं, लोगों में डिस्टेंसिंग नहीं है। 70% लोग मास्क लगाए हैं, बाकी अब बेडाउट लोग हैं। नहीं, लॉकडाउन तो खुलना चाहिए। वो लॉकडाउन नहीं खुल पाएगा तो एक आम आदमी है, कैसे उसका रोजमर्रा का काम है, कैसे कर पाएगा? तो लॉकडाउन तो जरूरी है, थोड़ा सावधानी को देखते हुए, जैसे मास्क का यूज किया जाए। सावधानी तो नहीं है, मगर हर आदमी को सोचना चाहिए कि सावधानी बरता जाए और मास्क का उपयोग किया जाए और दूरी बना के रखें। लॉकडाउन तो खुलना इसलिए चाहिए, जीवन चलना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। तो क्या इस मंडी में भीड़ तो हर जगह लगेगी, लेकिन इस मंडी में सुरक्षा खुद लोग अपने पैमाना का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी जान स्वयं जोखिम में डाल रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। लोगों में डिस्टेंसिंग है, क्या करें? लोगों में जरा भी जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारे अगल बगल भी जितने हैं सब बिना मास्क। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय हो गया है और दिल्ली में हुई 2 दिवसीय बैठक में संघ ने भविष्य की राजनीति का खाका तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का ये मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है, जिसके लिए बंगाल, बिहार और दिल्ली का उदाहरण रखा गया और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले ये फैसले सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तायेत्र होस्ट बोले की मौजूदगी में लिए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि संघ की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी यहाँ का चेहरा नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे और इसी के अलावा महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को साथ लाने पर भी विचार किया जाएगा। उधर केरल की बात करें तो यहाँ केरल की क्लास 5th की एक छात्रा ने चीफ जस्टिस वी रमणा को कोरोना पर एक दिल को छू लेने वाला एक खत लिखा है। आपको बता दें कि जिसका सीजीआई ने उतने ही प्यार से दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया है और इस चिट्ठी के साथ चीफ जस्टिस ने संविधान की एक प्रति भी उसके लिए भेजी है। यहाँ लड़की का नाम लिडवीना जोसेफ है। बताया जा रहा है कि केरल के त्रिशूर की रहने वाली ये लड़की है। अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए लिडवीना ने तस्वीर भी सीजीआई को भेजी है और जो बेहद ही पसंद आई है। लिडवीना ने अपने हाथ से ये चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में कोविड के दौरान कोर्ट के काम की काफी ज्यादा तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जजों से ऑक्सीजन की कमी वजह से लोगों की मौत के मसले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत ऑक्सीजन ऑडिट का निर्देश दिया, उससे वो बेहद गौरव महसूस कर रहे हैं। और इसके जवाब में सीजीआई ने भी लिडवीना की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मानव कल्याण का भाव रखती है, देश की घटनाओं पर नजर रखती है, ऐसे में उन्हें भरोसा है कि वो बड़ी होकर जिम्मेदार नागरिक बनेगी। तो आपको बता दें केरल की क्लास 5th की एक छात्रा ने चिट्ठी लिखी है। तो यहाँ चीफ जस्टिस वी रमणा को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कोरोना पर ये चिट्ठी लिखी गई है। दिल को छू लेने वाला एक खत लिखा गया है जिसमें सीजीआई ने भी उतने ही प्यार से दिलचस्प अंदाज में उनका जवाब दिया है।
इस चिट्ठी के साथ चीफ जस्टिस ने संविधान की एक प्रति भी उनके लिए भेजी है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डाक विभाग ने अस्थि विसर्जन की नई सुविधा की शुरुआत की है। तो यहां डाक विभाग में प्रवर अधीक्षक संजय डी अखाड़े ने कहा कि अस्थियां प्रयागराज, हरिद्वार, गया और बनारस में विसर्जित की जाती हैं। कोरोना में लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए डाक विभाग ने ये बड़ी योजना शुरू की है। डाक विभाग में प्रवर अधीक्षक ने कहा कि लोग अस्थि को कलश में पैक करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। हम उसे ओम दिव्य दर्शन के प्रतिनिधियों के पास भेजेंगे और उसे विसर्जित करके श्राद्ध करेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे में विसर्जित करने के बाद श्राद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ परिवार को गंगा जल की बोतल भी भेजी जाएगी। ओम दिव्य दर्शन जो एक संस्था है, उसको और डाक विभाग भारत सरकार की ओर जो करार हुआ है, उसके हिसाब से हिंदू धर्म में जो अस्थि विसर्जन एक महत्वपूर्ण कर्मकांड होता है। तो अभी जो कोविड-19 के कारण किसी परिवार में किसी की डेथ हुई, तो उसके जो अस्थि हैं वो प्रयागराज, हरिद्वार, गया, बनारस 4 पुण्य स्थल में विसर्जित की जाती हैं और श्राद्ध किया जाता है। तो कोविड-19 में लोग आ नहीं पाते हैं और अस्थि विसर्जन होने में दिक्कतें आती हैं, तो उनकी दिक्कतें कम करने के लिए डाक विभाग भारत सरकार की तरफ से योजना लाई गई है, जिसमें पब्लिक कहीं से भी देश से किसी भी पोस्ट ऑफिस से जो अस्थि है वो कलश में करके पोस्ट ऑफिस में पैक करके स्पीड पोस्ट में बुक कर सकती है। और वो बुक होने के बाद प्रयागराज और 4 जो शहर हैं वहाँ आएगी हमारे पास, तो हम उसको ओम दिव्य दर्शन के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास डिलीवर कराएंगे। तो वो उसको अस्थि कलश को विसर्जन करेंगे, श्राद्ध करेंगे और अपने वे भी ऑनलाइन वो परिवार को दिखाएंगे। और वो होने के बाद संसद मार्केट पोस्ट ऑफिस दिल्ली से परिवार को एक गंगा जल की बोतल भेजी जाएगी। इस तरह का ये योजना है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं अस्थि विसर्जन करने की और श्राद्ध करने की पुण्य स्थलों पे, वो दिक्कतें दूर हो। उन पे जो निर्बंध है मूवमेंट के हैं, उस कारण उनको अस्थि का विसर्जन करना आसान हो, इसलिए योजना बनाई गई है। वेबसाइट है, उस पर ये जो उनका अस्थि विसर्जन और श्राद्ध को दिखाया जाएगा परिवारजनों को, और परिवार उसमें लॉगिन करके। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। और इसी प्रकार से संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत हम श्रमिक के बच्चों को, लड़की हो या लड़का, उनको आर्थिक सहायता निरंतर देते हैं। यद्यपि आपके पास प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा है, उसके बावजूद प्राइमरी में 150 रुपया प्रति महीना, जूनियर हाई स्कूल में 200 रुपया प्रति महीना, हाई स्कूल में 250 रुपया प्रति महीना, ग्रेजुएशन में 300 रुपया प्रति महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन में 500 रुपया प्रति महीना, ITI पॉलिटेक्निक के लिए 3000 रुपया प्रति महीना, इंजीनियरिंग के लिए 5000 रुपया प्रति महीना और मेडिकल के लिए 10,000 रुपया प्रति महीना। अगर हायर एजुकेशन यानी कोई रिसर्च कर रहा है या PhD कर रहा है, DLED कर रहा है, तो उसके लिए 12,000 रुपया प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपके निर्देश के क्रम में ऐसे श्रमिक पुत्री और पुत्र जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सरकार द्वारा अनुमान्य फीस पूरी की पूरी श्रम विभाग द्वारा जमा कराई जाती है। मानवर यही नहीं, जैसा कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां आपका संकल्प है, सरकार का संकल्प है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाहत है
और आपकी भी सदैव प्राथमिकता रही है। उसके क्रम में श्रमिक पुत्रियों को जो हाई स्कूल और इंटर उत्तीर्ण करती हैं उनको नई साइकिल भी दी जाती है। इसी क्रम में हम श्रमिक बच्चों को प्रतिभा सम्मान भी देते हैं। यदि कोई श्रमिक पुत्री या पुत्र 50% उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे 4,000 रुपया से लेकर के 22,000 रुपया वार्षिक आर्थिक सहायता भी हम देने का काम करते हैं। इसी के साथ ही साथ श्रमिक के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनको अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल सके, आपने एक विशेष कृपा की है अटल आवासीय विद्यालय संचालित करके। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं कहीं न कहीं श्रमिकों के जीवन स्तर में चार चांद लगेगा और ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के शिक्षण कार्य में कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही साथ मानो क्योंकि श्रमिक खाना बदोश होता है, रोज जगह बदलता है काम के चक्कर में, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, तो कभी नोएडा, गाजियाबाद या इसके भी बाहर कहीं शहरों में जाता है। इसलिए तमाम ऐसे श्रमिक हैं जो अत्यंत गरीब हैं लेकिन उनके पास बीपीएल सूची में नाम नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम उनको आवासीय सुविधा भी देते हैं। जो प्रधानमंत्री आवासीय सुविधा है उसके बराबर की धनराशि उनको पक्का घर बनाने के लिए देते हैं। शर्त केवल यह है कि उसके पास एक भी पक्का कमरा न हो और जमीन उसकी अपनी निजी हो। इसी के साथ ही श्रमिक पुत्रियां सम्मान के साथ उनका शादी विवाह हो सके, इसलिए श्रमिक पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की गई है। अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर में करता है तो उसे 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह में करता है तो 65,000 रुपए की आर्थिक सहायता। और आपके निर्देश के क्रम में लड़की और लड़के दोनों को यानी दुल्हन और दूल्हे को 5,000 रुपया लड़की और 5,000 रुपया लड़का यानी 10,000 रुपया दोनों के ड्रेस के लिए, सूट बूट के लिए भी दिया जाता है। ये आपके निर्देश के क्रम में इसको भी लागू किया गया। इसी के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये सारी की सारी योजनाएं पूर्व में दफन हो चुकी थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया था, केवल अपने चहेतों को साइकिल बांटने में धन का दुरुपयोग किया था। और साथ ही साथ लेकिन आज 17-17, 18-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सभी श्रमिकों को आच्छादित भी कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में खड़ा भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसके लिए विभिन्न प्रकार के हमको उपक्रम भी करने पड़े। लेबर चौराहों पर जाना पड़ा, हमें जगह जगह चक्रानुक्रम में श्रमिकों के पंजीयन का कैंप लगाना पड़ा। और अब तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अब बड़े पैमाने पर तेजी के साथ श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। मानव आपके निर्देश के क्रम में ही श्रमिक मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता सहायता योजना भी चलाई गई है, जिसमें यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, मौके पर ऊपर से कहीं कंस्ट्रक्शन प्लेस पर गिर गया या काम करने आ रहा है या काम करने जा रहा है, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो ऐसी हालत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पूर्ण विकलांगता की हालत में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आंशिक विकलांगता की हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और स्वाभाविक मौत में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपए आर्थिक सहायता दे करके उसको भी ससम्मान अंतिम विदाई भी करते हैं। इसी के साथ ही साथ हम गंभीर बीमारी श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं, जैसे उसमें कैंसर है, न्यूरो सर्जरी है, हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर का ऑपरेशन है या उसका ट्रांसप्लांटेशन है। ऐसी हालत में उस पर जितना भी खर्च आता है उसका कोई सीमा नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा 1-2 लाख रुपए से लेके 10-20 लाख रुपए तक जो भी आता है वो पूरा का पूरा पैसा उसको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मानव आपने देखा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, भारत और भारत में भी उत्तर प्रदेश उस कोरोना महामारी के दौर में त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई थी, बल्कि उसमें जो आपने विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी उसमें श्रमिकों को भी बड़े। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ।
जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी की करेंगे, जहां यूपी के हापुड़ जिले के आदर्श नगर कॉलोनी के हर घर पर यह मकान बिकाऊ है का लगे बोर्ड ने हड़कंप मचा दिया है। तो यहाँ पूरे हापुड़ में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि दलित बहुल इस कॉलोनी में रहने वाले दलित समाज के लोगों ने एक साथ अपने घरों को बेचने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि हापुड़ के आदर्श नगर कॉलोनी में करीब 80 से 90 दलित परिवारों के घर हैं और इन लोगों का कहना है कि ऐसे में उनको मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जाती। ना सड़क है, ना पीने की पानी की कोई व्यवस्था है। प्रशासन और नेताओं से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सभी ने ये फैसला लिया कि वो सभी अपने घरों को बेचने वाला बोर्ड अपने घरों पर लगाएंगे और आनन फानन में एसडीएम हापुड़ सत्य प्रकाश कॉलोनी में पहुंचे और बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। आज वहां पर मैं और नगर पालिका की टीम भ्रमण के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो समस्या है ग्रामीणों जो निवासियों की समस्या है, बेसिकली रोड की समस्या थी, पानी की समस्या थी। पानी वहाँ पाइपलाइन तो बिछी है पर कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा था। इसके लिए नगर पालिका से कह दिया गया है कि सारे घरों में सर्वे करा के पानी का अगर प्रेशर कम है उसको ठीक कराए, कहीं से लीकेज है उसको भी सही करा के सारे घरों में पानी पहुँचाना सुनिश्चित। और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां दो बसों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हादसे में घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है और ऐसे में शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जी नगर क्षेत्र के NH 91 की ये पूरी घटना है। ये सुबह करीब 4:20 की हो या 4:18 के टाइम की बात है। अच्छा, कैसे हुई थी ये गाड़ी हमारी सब यहाँ खड़ी हुई थी, सवारी वारी पेशाब करने के लिए रुकी थी। अच्छा। तो कंडक्टर जो है गाड़ी के पीछे घूमने आया और जैसे वो गाड़ी पीछे आया तभी पीछे से आई, इसने जो मारा है तो इसकी खोपड़ी क्या लोग घायल हुए थे इसमें चाचा? इस गाड़ी के 3 हो गए। 3 घायल? 3-4 घायल है। क्या लोग मरे हैं इसमें? मरा एक ही है। आप क्या हो इस गाड़ी के? उधर यूपी के आगरा की बात करें तो यहाँ तेज रफ्तार अनियंत्रित सेंट्रो कार ने सड़क किनारे पशुओं को चारा डाल रहे व्यक्ति को चपेट में लेकर रौंद दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर ग्रामीण इस दौरान एकत्रित हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से आगरा भिजवा दिया। वहीं इलाज के दौरान गंभीर व्यक्ति और चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और बताया जा रहा है कि इसी को देखते हुए परिजनों में कोहराम मच गया। व्यक्ति की मौत की सूचना पर परिजनों और ग्रामीणों ने आगरा के बहा मार्ग पर जाम लगा दिया। तो यहां पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उचित सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिलाया और कहा कि इस मामले में पुलिस ने मृतक शव का पोस्टमार्टम कर दिया है। तो यहां सभी ग्रामीणों और सभी परिजनों को आश्वासन दिया गया कि सभी को सहायता दी जाएगी। देखा भगवान सिंह की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है जी। उसके संबंध में उनके जो परिजन हैं गांव के लोगों से पूछताछ में पता चला कि उनके नाम कृषि भूमि है। कृषि भूमि अगर है तो उनको माननीय मुख्यमंत्री
दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की जो राशि बनती है जी, वो उनको नियमानुसार दिलवाई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जो पैसा मिलता है लगभग 30,000 रुपये जी, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो उसे दिलवा दिया जाएगा जी। जो सहायता है गवर्नमेंट की तरफ से जी, उनको पूरी सहायता दिलवाने का प्रयास पूरा किया जाएगा। और यहाँ लेंगे छोट सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। तो यहाँ दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। कांग्रेस को फिलहाल बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर से निकले हैं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, जो यहाँ बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ रही है। यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ सकती है। बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद घर से निकले हैं। यहाँ सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।